हेलो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलास्टिक कलिजन इन वन डायमेंशन। जनरली आपका कलिजन जो होता है दो टाइप का होता है। देखिए, एक होता है आपका इलास्टिक कलिजन, दूसरा होता है आपका इन इलास्टिक कलिजन। इस लेक्चर में हम इलास्टिक कलिजन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन इलास्टिक कलिजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, इलास्टिक कलिजन किसे बोला जाता है? इलास्टिक कलिजन का मतलब होता है एक कलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एन इलास्टिक कलिजन। एक ऐसा कलिजन, मान लो कोई दो बॉडी है, उन दो बॉडी में कलिजन अगर होता है और उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो अगर कंजर्व रहता है, कंजर्व मतलब चेंज नहीं होता है, कलिजन होने के बाद जो है उनका काइनेटिक एनर्जी अगर बिफोर कलिजन और आफ्टर कलिजन सेम रहता है, कंजर्व रहता है, तो देन हम उस कलिजन को क्या बोलेंगे? इलास्टिक कलिजन बोलेंगे। मतलब उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होना चाहिए, देन हम उस कलिजन को इलास्टिक कलिजन बोलेंगे। देखो, इससे समझाता हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखो, सपोज करके ये कोई ए बॉल है और ये बी बॉल है। ठीक है, वैसे बॉल बोलना भी सही नहीं है और सही भी है। ठीक है, मान लो ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ऐसा मान सकते हो। एक्चुअल में ये जो इलास्टिक कलिजन होता है ना, इलास्टिक कलिजन आपका एटॉमिक स्केल में ही होता है। मतलब एक एटम जब दूसरे एटम से टकराते हैं, टकराने के बाद जब वो सेपरेट होते हैं तो वहां पे इलास्टिक कलिजन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कलिजन तो आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सारे कलिजन आपके इलास्टिक कलिजन नहीं होते हैं। देखो, अभी समझाता हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखो, जैसे मान लो ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। ठीक है, अब ये ए बॉडी जो है किसी इनिशियल वेलोसिटी से u1 इनिशियल वेलोसिटी से इधर मोशन कर रही है और ये बी बॉडी u2 इनिशियल वेलोसिटी से इधर मोशन कर रही है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, लेट सपोज। लेकिन ये जो u1 इनिशियल वेलोसिटी है ये u2 से ग्रेटर है। ठीक है, देन अगर u1 u2 से ग्रेटर होगा तो इनमें क्या होगा? कलिजन होगा। ये जो ए बॉडी है बी बॉडी को कैच कर लेगी और इनमें कलिजन होगा। कलिजन होने के बाद क्या होगा? सपोज बी बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है और ए बॉडी भी कलिजन के बाद जो इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है। लेकिन ये जो बी बॉडी थी जिसका मास m2 था, देखो इसका पहले कलिजन से पहले क्या कितना वेलोसिटी था? u2 इनिशियल वेलोसिटी था इसका। लेकिन कलिजन के बाद इसका वेलोसिटी क्या होता है? चेंज हो जाता है, जिसे हमने नाम दे दिया v2। और इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 था, लेकिन कलिजन के बाद क्या हुआ? आफ्टर कलिजन क्या हुआ? ये आफ्टर कलिजन क्या होता है कि इसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है, उसका नाम हमने क्या दे दिया? v1। तो वेलोसिटी इनका क्या हुआ है? चेंज हुआ है। अब देखो होता क्या चीज है, जैसे यहां पे लिखा है इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसे ये आपका ये जो सिस्टम है ना, बिफोर कलिजन, कलिजन से पहले इस सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी रहा होगा वो कितना रहा होगा? वो जो काइनेटिक एनर्जी रहा होगा वो रहा होगा हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी। तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो भी इसकी वैल्यू रही होगी, और आफ्टर कलिजन, कलिजन के बाद जो यहां पे का जो काइनेटिक एनर्जी रहा होगा, इस सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी रहा होगा वो कितना रहा होगा? हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम का और ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम का आफ्टर कलिजन और ये बिफोर कलिजन, ये सेम रहता है, कंजर्व रहता है, ये चेंज नहीं होता है। इसीलिए यहां पे लिखा है देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही ना हो? सबसे पहली बात, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो बॉडी अगर आपस में कलिजन करती है और उनका काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ही ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? जनरली होता क्या है बच्चों कि जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो यहां जब ये टकराती हैं, जब ये कलिजन करती है तो ये साउंड भी प्रोड्यूस करती हैं और हीट भी प्रोड्यूस करती है। मतलब हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है और साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है। तो इसका जो कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है साउंड एनर्जी और जो है हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। तो देन ये जो एनर्जी है, ये जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ये कंजर्व रह ही नहीं सकता। तो वो कंजर्व रहेगा कब? वो कंजर्व तब रहेगा जब यहां पे ये जो कलिजन हुआ है ना, इन दोनों बॉडी में जो कलिजन हुआ है वो मिनिमम से भी मिनिमम टाइम के लिए ये कलिजन हो। अगर तो मिनिमम से भी मिनिमम टाइम का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब, सपोज करके लेट सपोज ये दोनों बॉडी मोशन कर रही है और एग्जैक्ट 9 बजे, सपोज करके 9 बजे, जब घड़ी में 9 बज रहा था उस समय इनमें कलिजन हुआ। अब इनमें जैसे ही 9 बजे कलिजन होता है, 9 बजे ही अगर इनमें सेपरेशन भी हो जाता है, देन ऐसा
बोला जा सकता है कि इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा। मतलब ये मिनिमम टाइम के लिए कांटेक्ट में रहने चाहिए। अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए कांटेक्ट में रहेंगे तो यहाँ पे साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होने लग जाएगा और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होने लग जाएगा, समझ लो। देन ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम का, और ये आफ्टर कलीजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम का ये कंजर्व नहीं रहता है। तो ये कंजर्व तब रहेगा अगर ये मिनिमम से भी मिनिमम टाइम के लिए ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में रहें और उसके बाद जो है ये सेपरेट हो जाए। जिस टाइम पे ये कांटेक्ट में आती है, जिस इंस्टेंट पे ये कांटेक्ट में आती है, उसी इंस्टेंट में ये सेपरेट भी हो जानी चाहिए, समझ रहे हो। तो बच्चों कलिजन तो आपके कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल सिर्फ एटॉमिक स्केल में ही होता है। लेट सपोज मान लो ये कोई एटम है, ये भी कोई एटम है, तो दो एटम जब आपस में टकराते हैं तो वो मिनिमम से भी मिनिमम टाइम के लिए कांटेक्ट में रहते हैं और उसी समय सेपरेट हो जाते हैं। तो देन उनमें जो कलिजन होता है ना बच्चों, उसे इलास्टिक कलिजन बोला जाता है, ठीक है। वैसे तो आपका जैसे ये कैरम कॉइन होता है, ये कैरम कॉइन, कैरम बोर्ड खेला होगा ना, तो ये कैरम कॉइन जब इससे जाकर के स्ट्राइक करती है, वो भी एक प्रकार का कलिजन है। लेकिन बच्चों उसे हम उस कलिजन को हम नियर बाय कलिजन बोल सकते हैं, ठीक है। वो नियर बाय कलिजन है, वो भी मिनिमम टाइम के लिए ही कांटेक्ट में रहती हैं। दो जो कॉइन्स होती हैं ये आपस में टकराएंगी फिर सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन ये मिनिमम टाइम के लिए तो कांटेक्ट में रहती हैं। लेकिन वो भी एक प्रकार का आपका परफेक्टली इलास्टिक कलिजन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं, उसे हम नियर बाय इलास्टिक कलिजन मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो परफेक्टली इलास्टिक कलिजन होता है वो एटॉमिक स्केल में होता है, जैसे जब दो एटम आपस में टकराते हैं, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखो बच्चों होता क्या चीज है, इसे आगे से स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे सपोज करके ये u1 वेलोसिटी आपको गिवन है, ये u2 वेलोसिटी गिवन है। सपोज करके ये जो दो बॉडी है इनका मास भी आपको गिवन है, m1 और m2 आपको गिवन है। अब अगर आपको ये जो a बॉडी है, ये a बॉडी है, ये b बॉडी, अगर इस a बॉडी का ये v1 जो वेलोसिटी है आफ्टर कलिजन जो इसे नया वेलोसिटी मिला, इस v1 वेलोसिटी को अगर आपको फाइंड करना पड़ेगा तो कैसे फाइंड करोगे। और इस v2 वेलोसिटी को अगर फाइंड करना पड़ेगा, इस b बॉडी का जो v2 वेलोसिटी आफ्टर कलिजन, इसे अगर आपको फाइंड करना पड़ेगा तो कैसे आप फाइंड करोगे। तो देखो सपोज इसे फाइंड कैसे किया जाता है, वो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है, इसी फॉर्मूले को हम यहां पे डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इस फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है। देखो अगर आपको m1 मास m2 मास अगर गिवन है, इस a बॉडी और b बॉडी का m1 m2 मास आपको गिवन है, और अगर आपको u1 और u2 इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u2, इस b बॉडी की u2, इस a बॉडी की a1, सॉरी इस a बॉडी की u1 बिफोर कलिजन वेलोसिटी है, ठीक है, कलिजन से पहले की वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी आपको गिवन है तो देन आप इस a बॉडी की जो आफ्टर कलिजन जो वेलोसिटी होने वाली है v1, उस v1 को भी फाइंड कर सकते हो। यहां पे हमें इस v2 की जरूरत नहीं होती है। देखो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी v2 नहीं आ रखा है, सिर्फ u1 की हमें जरूरत है, u2 की हमें जरूरत है, हमें v2 की जरूरत नहीं है। हम बिना v2 के भी v1 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम अभी डिराइव करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसे हम डिराइव करने वाले हैं। अब देखो अगर सपोज करके आपसे इस b बॉडी का वेलोसिटी अगर पूछता है तो b बॉडी का वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ये m2 माइनस m1 u2 2 m1 u1 m1 प्लस m2। तो यहां पे देखो u1 हमें चाहिए, u2 हमें चाहिए, जैसे यहाँ पे u1 u2 चाहिए था, हमें यहाँ पे v1 की जरूरत नहीं है। अगर v2 आपको फाइंड करना है, अगर इस b बॉडी का फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है आफ्टर कलिजन, तो आपको ये u1 और u2 की जरूरत होगी, इस v1 की जरूरत नहीं होगी। बिना v1 के भी आप इस v2 को फाइंड कर सकते हो। देखो बच्चों एक चीज और बताता हूँ, इस फॉर्मूले को लर्न करने का तरीका बताता हूँ। आप क्या कीजिए, सिर्फ इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए, अभी डिराइव करना भी सिखाऊंगा। देखो जैसे यहाँ पे m1 माइनस m2 ये लिखा है ना, अब देखो अगर v2 आपको फाइंड करना है तो v1 की जगह में बस 2 लिख देना है, 1 की जगह में यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 की जगह में यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 की जगह में यहाँ पे 2 आ जाएगा। देख रहे हो ये m2 यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 की जगह में यहाँ पे m1 आ जाएगा, ये u2 की जगह में u1 आ जाएगा, ये m1 की जगह में m2 आ जाएगा, m2 की जगह में m1 आ जाएगा। बस इतना ही करना है, बस कोई एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, उसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो, v2 में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आफ्टर कलिजन ये उसकी a बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है और ये जो है बी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कलिजन। ओके, अब देखो इसे डिराइव कैसे किया जाएगा। देखो डिराइव करने के लिए हमें बस दो चीजें याद रखनी है। अभी कैसे इसे डिराइव किया जाएगा, देखो एक तो हमें ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है।
अगर कलीजन इलास्टिक कलीजन है, जो कि यहां पे हमने इलास्टिक कलीजन का एग्जांपल ले रखा है, तो इलास्टिक कलीजन में क्या होता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है बिफोर कलीजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कलीजन, ये कंजर्व रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। और दूसरा एक और केस है बच्चों की, जो लीनियर मोमेंटम होता है, मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा और आफ्टर कलीजन इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देन चलो इसे स्टार्ट करते हैं कि इस फॉर्मूले को डिराइव कैसे किया जाता है। देखो बच्चों, जैसे यहां पे ये ए बॉडी थी और ये बी बॉडी थी, ठीक है, तो ये u1 इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी, ये भी u2 इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी। फिर क्या होता है, इनमें कलीजन होता है, इन दोनों में थोड़ी देर के लिए कलीजन होता है, फिर ये सेपरेट हो जाती हैं। लेट सपोज ये ए बॉडी इधर मोशन कर रही है, ये बी बॉडी भी इधर मोशन कर रही है, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। मास तो इनका चेंज नहीं होने वाला। अब देखो कलीजन होने के बाद इसका वेलोसिटी v1 हो जाता है, इसका वेलोसिटी v2 हो जाता है। अब देखो हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि अगर ये इलास्टिक कलीजन है तो इलास्टिक कलीजन में क्या होता है, आपका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। सबसे पहले मोमेंटम की हम बात करेंगे। देखो क्या लिखा है, मोमेंटम इज कंजर्व। तो मोमेंटम जो होता है आपका, मोमेंटम बिफोर कलीजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कलीजन। देखो मोमेंटम का फॉर्म, पहले हम इस सिस्टम का मोमेंटम निकालेंगे और फिर इस सिस्टम का मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम होगा ये कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। तो m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। ये जो मोमेंटम है ना बिफोर कलीजन, ये जो मोमेंटम है आफ्टर कलीजन, ये कंजर्व रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, चलो इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं। अब देखो यहां पे देखिए, यहां पे भी जैसे हम यहां पे हम v1 वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे ना, v1 फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर रहे थे। v1 इससे भी फाइंड किया जा सकता है, इस फॉर्मूले से भी v1 फाइंड किया जा सकता है। लेकिन देखो यहां पे क्या चीज है, अगर आपको यहां पे v1 फाइंड करना है तो उसके लिए आपको u1 की भी जरूरत होगी, u2 की भी जरूरत होगी और v2 की भी जरूरत होगी, v2 की भी जरूरत आपको पड़ेगी, देन आप v1 फाइंड कर पाओगे। लेकिन देखो इस वाले फॉर्मूले में, देखो इस वाले फॉर्मूले में हमें सिर्फ u1 और u2 की जरूरत है, हमें यहां पे v2 चाहिए ही नहीं। बिना v2 के भी हम v1 फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए इस फॉर्मूले को डिराइव किया जा रहा है। हमेशा वो ही फॉर्मूला बेहतर माना जाता है जहां पे मिनिमम वेरिएबल हो, समझ रहे हो ना इस चीज को, इसीलिए हम इस फॉर्मूले को यहां पे डिराइव कर रहे हैं। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, इसे हम मॉडिफाई करेंगे थोड़ा। हम क्या करेंगे, इसे m1 u1, अरे इसे इधर भेज दीजिए, तो ये माइनस m1 v1 हो जाएगा और ये हो गया आपका m2 v2। और देखो यहाँ पे बच्चों ये m2 था, ठीक है, ये m2 इंटू u2, ये m2 था, तो इसे इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका m2 u2। तो यहाँ पे m1 कॉमन हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v2 माइनस u2, ठीक है। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब देखो नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा गया है, यहां पे लिखा है कि आपका काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी भी हमारा कंजर्व रहेगा। जो काइनेटिक एनर्जी होगा सिस्टम का बिफोर कलीजन, वो इक्वल रहता है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कलीजन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं यहां पे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी, पहले इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस सिस्टम का निकालो, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां पे क्या करो, इस m1 को इधर ले जाओ, ये हाफ m1 u1 का स्क्वायर हो गया, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 का स्क्वायर, इसे इधर ले जाओ तो ये माइनस में आ जाएगा, हाफ m2 u, रुको बच्चों यहां पे ये u2 आएगा, ठीक है, ये वाला u2, ये u2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ m1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका u1 का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा आपका ये v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा आपका v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो ये हाफ m1 लिखा। अब देखो ये जो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, जैसे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो उसी तरीके से यहां पे हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का हम यहां पे यूज करेंगे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 ऐसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू हाफ
m2, इसे लिख देंगे हम v2 प्लस u2, यहां पे भी वही प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूं, ठीक है, v2 माइनस u2, ठीक है। तो देखो ये आपका ये m1 है और ये आपका m2 है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये 1/2 आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2। ध्यान से देखना इसे, ठीक है। अब देखो ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी ये वाली, और ये वाली हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये थी, ये हमें मिली, और एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, ठीक है। अब हम इससे आगे क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, या तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, या इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, किसी को भी किसी से भी डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड, ये जो इक्वेशन थर्ड है इसे डिवाइड कर रहे हैं बाय इक्वेशन सेकंड, इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूं, यहां पे ये है m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इज इक्वल टू ये m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2। तो इसे डिवाइड करेंगे हम इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं नीचे, तो ये हो जाएगा आपका m1 u1 माइनस v1 और ये हो जाएगा m2 v2 माइनस u2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखो ये m1 m1 कट जाएगा, m2 m2 कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, और ये भी आपका कट जाएगा। अब बचा क्या, देखो बचा ये आपका u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 4 हुआ अभी, ठीक है। चलो अभी इसे इक्वेशन नहीं मानते, देखो इसे अभी हम क्या करेंगे, हमें जो फाइंड करना है बच्चों, हमें v1 फाइंड करना है। इस v1 के लिए, जैसे ये जो इक्वेशन थी ना, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम डिराइव कर रहे हैं v1 के लिए हमें फॉर्मूला बनाना है। अब देखो v1 के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को मैं अभी दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं दोबारा लिखने जा रहा हूं इस इक्वेशन को, ये जो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस v1 प्लस m2 प्लस v2, ये कौन सी वाली इक्वेशन है, ये वो वाली इक्वेशन है जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन क्या होता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने यहां पे लिख दिया है। देखो हमें क्या करना है, यहां पे इस v1 के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। ये जो आपका v1 है, ये वाला v1, इसके लिए फॉर्मूला यहां पे डिराइव करना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, देखो इस फॉर्मूले में देखो यहां पे कहीं पे भी v2 नहीं था, v2 कहीं पे भी नहीं था, ये वाला v2 नहीं था, यहां पे कहीं पे नहीं था। तो हमें क्या करना है, यहां से इस v2 को रिप्लेस करना है, यहां से हटाना है इस v2 को। तो v2 को कैसे हटाएंगे, देखो हम ये जो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, देखो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका u1 प्लस v1, और इसे इधर लाऊंगा तो ये माइनस u2 हो जाएगा। तो बस इस v2 को, ये जो v2 है ना, u1 प्लस v1 माइनस u2, इसे कहां पुट करना है, ये इक्वेशन 4 है, मान लो सपोज करके ये इक्वेशन 4 है, इसे हम पुट करेंगे यहां पे, इसे हम यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो जाएगा यहां से, तो ये m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1, और ये m2 आएगा, और यहां पे v2 की जगह में इसे पुट करना है, हमें v2 की जगह में हमें इसे पुट करना है, u1 प्लस v1 माइनस u2। ये है आपका u1 प्लस v1 माइनस u2, ठीक है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखना है यहां पे, देखो यहां पे ये m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1, इसे मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे v1 के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो v1 तो एक ये है और एक v1 ये है, ठीक है। तो देखो ये एक u1 ये है, एक u1 ये है, तो इसे इधर भेज दीजिए, और एक u2 भी ये है, u2 भी है, तो u2 को भी इधर भेज दीजिए। तो सबसे पहले ये m1 u1 है, और ये भी है आपका, तो ये माइनस m2 u1 है, तो इसे मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस लिखूं m2 u2, और u2 एक आपका ये भी है, तो इसे भी इधर भेज दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m2 u2। अब बच्चे ये v1 वाले, तो देखो ये हो जाएगा आपका m1 v1 और m2 v1। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे इस u1 को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में u1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m1 माइनस m2 प्लस
यहाँ पे आपका ये M2U2 है, ये भी M2U2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस होने पे 2M2U2। यहाँ पे V1 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका M1 प्लस M2। तो ये फाइनली V1 इज इक्वल टू, देखो क्या हो रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका M1 माइनस M2U1 प्लस 2M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया है। देखो फॉर्मूला हमें यही तो डिराइव करना था। देखो फॉर्मूला में क्या डिराइव करना था, V1 इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, देखो क्या था M1 माइनस M2U1, तो ये M1 माइनस M2U1 प्लस 2M2U2 2M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, तो डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। सपोज करके दो बॉडी हैं, दो बॉडी में अगर इलास्टिक कलिजन हो रहा है तो उनका U1 U2 अगर उनका इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है दोनों बॉडी का, तो आप जो A बॉडी है, जो पहली वाली बॉडी है ना, जो ये जो A बॉडी है, इस A बॉडी का आप ये जो V1 वेलोसिटी है, इस फाइनल वेलोसिटी को आफ्टर कलिजन जो फाइनल वेलोसिटी है इस A बॉडी की, इसे आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। अब देखो हमें यहाँ पे ये V2 के लिए भी फॉर्मूला डिराइव करना है, तो V2 के लिए कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, देखो हमें क्या करना है, अगेन इस फॉर्मूले को लिखना है, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को हम लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को पहले मैं लिख देता हूँ, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इस V2 को रिप्लेस किया था, V2 की जगह में ये फॉर्मूला लिखा था। अब हम क्या करेंगे, मुझे V2 के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस V1 को रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे इस V1 को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देन हमें V2 का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो V1 को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो V1 को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली, तो हम यहाँ से V1 का फॉर्मूला बना देते हैं पहले। तो V1 का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो जैसे ये V1 है ना, तो ये V1 को यहाँ पे लिखा, ये V2 प्लस U2, अरे इस U1 को उधर भेजूंगा तो ये माइनस U1 हो जाएगा। तो ये V1 की हमें इक्वेशन मिल गई। तो बस इस V1 की इक्वेशन को क्या करना है, पीछे पुट कर देना है, वहां पुट करना है, इसे यहाँ पुट करना है V1 की जगह में। तो ये हो गया आपका M1U1 प्लस M2U2, M1 इस V1 की जगह में ये आ जाएगा आपका, देखो ये V2 प्लस U2 माइनस U1, V2 प्लस U2 माइनस U1 प्लस M2V2। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी V2 हो गया, ये भी V2 हो गया। अब कहीं पे भी यहाँ पे आपको V1 नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, M1V2 प्लस M1U2 माइनस M1U1 प्लस M2V2, ठीक है। तो देखो एक V2 ये है, एक V2 ये है, ठीक है। तो इन्हें तो एक साथ लिख दीजिए, M1V2 प्लस M2V2 इज इक्वल टू, अब ये M1U1 है तो M1U1, अब यहाँ पे देखो U1 ये है, तो इसे इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा M1U1। फिर देखो ये M2U2 है आपका, M2U2 है, तो इससे यहाँ पे U2 ये है आपका, तो इसे इधर लाओ तो ये हो जाएगा आपका M1U2। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपका M1U1 क्या हो जाएगा, 2M1U1, यहाँ पे आपका U2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका M2 माइनस M1 इज इक्वल टू, यहाँ पे V2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा आपका M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये फाइनली V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V2 इज इक्वल टू पहले से लिख देते हैं यहाँ पे M2 माइनस M1 U2 और ये प्लस 2M1 U1 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में चला जाएगा, M1 प्लस M2, ठीक है। तो देखो यही फॉर्मूला तो हमें डिराइव करना था। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, M2 माइनस M1 U2, M2 माइनस M1 U2 प्लस 2M1 U1 प्लस 2M1 U1 और M1 प्लस M2, डिवीजन डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे M1 प्लस M2 आएगा। तो देखो कोई भी एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, जैसे इसे लर्न कर लिया तो V1 की जगह में यहाँ पे V2 लिख देना है, यहाँ पे M1 माइनस M2 की जगह में M1 की जगह में M2 लिखना है, और ये M2 की जगह में M1 लिखना है, U1 की जगह में U2 लिखना है, M2 की जगह में M1 लिखना है, U2 की जगह में U1 लिखना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। इस तरीके से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट। मान लो ये कोई ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, ठीक है, लेकिन ये जो बी बॉडी है ये रेस्ट में है। देखो ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, इसका जो मास दे रखा है वो 2 kg दे रखा है।
अब ये जो बॉडी है, ये जो M2 बॉडी है, इसका मास हमें नहीं गिवन है, ठीक है, तो इसका मास तो हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द मास ऑफ द सेकंड बॉडी, इस बॉडी का हमें मास फाइंड करना है, लेकिन इसका मास 2 kg हमें गिवन है। मेक्स एन इलास्टिक कलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट, ये जो अनदर बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, ये वाली बॉडी रेस्ट में है, तो इसका तो कुछ वेलोसिटी रहा होगा u1, और इसका जो वेलोसिटी जो u2 है, जिसे हम u2 बोलते हैं, इसका वेलोसिटी को हम u2 मानते हैं, तो वो तो क्या है, ये तो रेस्ट में है, तो इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है, जो 2 kg की बॉडी है, इसने क्या किया, इलास्टिक कलिजन किया इस बॉडी के साथ, मतलब यहां जाकर के टकराती है, ये ए बॉडी बी बॉडी के साथ जाकर के टकराती है, लेकिन बी बॉडी तो रेस्ट में है। फिर क्या कह रहा है, एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद स्पीड इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। ये क्या कह रहा है कि जैसे ये ए बॉडी बी बॉडी से जाकर के टकराती है, तो ये क्या करेंगी, दोनों की दोनों क्या करेंगी, मोशन करेंगी। अब ये दोनों की दोनों क्या करेंगे, मोशन करेंगे, तो इसका v1 वेलोसिटी होगा, इसका v2 वेलोसिटी होगा। हमसे यहां पे पूछा है कि ये जो बॉडी ए है जिसका मास 2 kg था, ये क्या करती है, कंटिन्यूज टू मूव, ये फिर क्या करती है, कॉलिजन करने के बाद कंटिन्यूज टू मूव करती है इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में ये मूव करती है। कोई कोई बॉडी ऐसी भी होती है टकराने के बाद पीछे की तरफ मोशन करने लग जाती है, लेकिन ये ओरिजिनल डायरेक्शन में ही मोशन कर रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही है आफ्टर कॉलिजन विद स्पीड ऑफ, देखो उसका जो स्पीड दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका, इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। इसका जो v1 स्पीड है, इसका लेट सपोज इसका ओरिजिनल स्पीड u1 था, लेकिन अब इसका जो v1 स्पीड है वो कितना हो जाता है, 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, मतलब इसका ओरिजिनल स्पीड कितना था, u1 था, तो इसका ये 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो v1 कितना हो जाएगा, u1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो v1 है, ये जो v1 वेलोसिटी है ये बॉडी का, वो कितना हो जाता है, u1/3 हो जाता है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें अब फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे कहा इसका जो मास है ना, ये जो सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी का मास हमें फाइंड करना है। तो देखो उसके लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे तो जगह भी नहीं है, खैर एक दूसरे पेज में कर लेंगे क्या, चलो यहीं पे कर लेते हैं। देखो पहले सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, v1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका, m1 माइनस m2, एक मिनट बच्चों, ठीक है, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला था बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे जगह कम है। तो देखो हमें यहाँ पे v1 वेलोसिटी कितनी दे रखी है, u1/3 दे रखी है, ठीक है। तो v1 की जगह में यहाँ पे लिख देते हैं u1/3 इज इक्वल टू, ये जो m1 है, m1 कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है, ठीक है। तो m1 की जगह में आ जाएगा आपका 2 kg माइनस m2 तो हमें फाइंड करना है, ये सेकंड बॉडी का मास हमें फाइंड करना है m2। u1 कितना दे रखा है, u1 तो आपका u1 ही है, ठीक है, u1 है, और जो v1 है वो u1/3 है, तो u1 की जगह में तो u1 ही आएगा, प्लस 2m2 फाइंड करना है, और u2 कितना बच्चों, u2 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटू 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 तो 2 kg है, प्लस m2 फाइंड करना है हमें। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, यहाँ पे u1/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2u1 माइनस m2u1, इससे जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो m2u1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0 मल्टीप्लाई हो रखा, तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 2m2 इंटू 0 कितना होगा, 0 होगा, तो ये डिवाइडेड बाय 2m प्लस m2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन कीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन कीजिए, तो 2 इंटू u1 कितना हो जाएगा, 2u1, u1 इंटू m2, u1 इंटू m2 इज इक्वल टू, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 u1 माइनस 3m2u1, 3m2u1। अब इससे आगे क्या होगा, देखो यहाँ पे u1m2 है, ये भी u1m2 है, तो यहाँ पे ये u1m2 इसे इधर लाइए, तो ये हो जाएगा आपका 3u1m2, ये m2u1 है ना, तो इसे u1m2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6u1, ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये u1m2 है, ये भी u1m2 है, तो ये प्लस करेंगे तो 4u1m2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6u1 माइनस 2u1 कितना हो जाएगा, 4u1। तो ये आपका 4 से 4 कट गया, तो हमें क्या फाइंड करना है, m2 फाइंड करना है ना, तो फाइनली m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, u1 डिवाइडेड बाय u1, तो u1 से u1 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो m2 कितना आ गया आपका, 1 kg आ गया, ठीक है। तो यही हमें m2 मास फाइंड करना था, तो ये 2 kg आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ए बॉल ऑफ मास 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। जैसे ये बॉल है, ए बॉल है, ठीक है,
तो इसका जो मास दे रखा है m1 मास आपको गिवन है, ये दे रखा है 1 kg। ये जो है v1 वेलोसिटी से चल रही है, सॉरी u1 इनिशियल वेलोसिटी u1 होती है, ठीक है। तो इसकी जो u1 जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, ओके। अंडरगोज ए हेड ऑन इलास्टिक कलिजन विद अनदर बॉल ऑफ अननोन मास एट रेस्ट। बच्चों एक बॉल है यहाँ पे बी बॉल, ये रेस्ट में है, ठीक है। तो इसका जो u2 वेलोसिटी है, ये u1 है, ये u2 है, ये रेस्ट में है अभी, मतलब इसकी वेलोसिटी अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, तो ये आपका रेस्ट में। इसका मास भी हमें नहीं पता, तो इसका मास भी अभी अननोन है, हमें नहीं पता, तो ये मास भी हमें फाइंड करना होगा। व्हाट इज द मास ऑफ द अदर बॉल, इसका मास फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इसका मास तो हमें गिवन है 1 kg है। अब देखो क्या होगा, इनमें कलिजन होगा, इन दोनों में कलिजन होगा। कलिजन होने के बाद देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड रीबाउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रीबाउंड। ये जो बॉल जिसका मास 1 kg था ना, ये जो ए बॉल है जिसका मास 1 kg था, ये टकराने के बाद क्या होती है, रीबाउंड हो जाती है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, देखो बताता हूँ। पहले इसके पास u1 वेलोसिटी थी, लेकिन टकराने के बाद ये रीबाउंड हो जाती है। ये जो u1 वेलोसिटी थी ये कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जैसे इससे ये टकराती है रीबाउंड हो जाती है। रीबाउंड होने का मतलब ये होता है, ये जो ए बॉल है और ये जो बी बॉल है, ये जो ए बॉल है रीबाउंड मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। पहले तो ये इस डायरेक्शन में चल रही थी ए बॉल, तो जैसे इससे टकराती है तो अब ये रीबाउंड हो जाती है। रीबाउंड मतलब इसकी वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन बदल गई है। तो इसका जो v1 वेलोसिटी है वो रीबाउंड होकर के कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड तो आएगा, वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकंड हो गई, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी रीबाउंड हुई है, डायरेक्शन चेंज हो गई है ना, अपोजिट हो गई, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगर आप इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो इस अपोजिट डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे u1 तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये जो v1 है ये नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड हम इसे लेंगे, ठीक है। हमें इस बी बॉल का वेलोसिटी नहीं पूछा है, हमें इस ए बॉल का वेलोसिटी, सॉरी ए बॉल का वेलोसिटी, बी बॉल का वेलोसिटी तो हमारे पास है ही नहीं, ए बॉल का वेलोसिटी हमें दे रखा है। हमें इस बी बॉल का मास फाइंड करना है, m2 मास फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये वाली वेलोसिटी दे रही है ना, तो इसी का ही फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो v1 इज इक्वल टू है आपका m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो v1 कितना दे रखा है, -10, तो यहाँ पे -10 आएगा, ठीक है। m1 कितना दे रखा है, 1 kg, तो यहाँ पे 1 आएगा। m2 तो हमें फाइंड करना है। u1 कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो यहाँ पे 15 लिखिए, पॉजिटिव 15 है, ठीक है। प्लस 2 m2 हमें फाइंड करना है, और ये जो u2 है, u2 कितना है, 0 है, तो यहाँ पे इंटू 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 कितना है, 1 kg प्लस m2 हमें फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे ये -10 आएगा, इज इक्वल टू ये 15 बन जा 15 माइनस 15 m2, ये तो 0 हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो -10 इंटू 1 कितना होगा, -10, -10 इंटू m2 कितना होगा, -10 m2 इज इक्वल टू 15 माइनस 15 m2। तो ये -10 है, इस 15 को इधर भेजेंगे तो -15 हो जाएगा, -15 m2 है, इसे इधर भेजेंगे तो +10 m2 हो जाएगा। तो ये -25 आ गया यहाँ पे कितना आ जाएगा, +5 m2। तो ये फाइनली m2 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, m2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -25 डिवाइडेड बाय 5। रुको बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। -15 + 10 -5, तो ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो m2 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो m2 जो हमें मास फाइंड करना था वो कितना आ गया, 5 kg आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसे ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। यहाँ पे कह रहा है ए बॉल ऑफ 0.1 kg मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन विद अ बॉल ऑफ अननोन मास। ये मान लो ए बॉल है, ये आपका बी बॉल है, ठीक है। इसका अननोन मास है, इसका मास हमें नहीं पता, ठीक है। फिर कह रहा है दैट इसका जो मास, बॉल का जो मास दे रखा है m1 मास, वो 0.1 kg दे रखा है। इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन विद अ बॉल अननोन मास दैट इज इनिशियली एट रेस्ट। देखो इस ए बॉल ने जिस बॉल के साथ कलिजन किया ना, ये बॉल जो है इनिशियली रेस्ट में थी, मतलब इसका जो u2 वेलोसिटी था वो कितना था, 0 मीटर पर सेकंड था, और इसका वेलोसिटी तो हमें दिया नहीं है। अगर इसका वेलोसिटी नहीं दिया है तो हम उसे u1 ही मान करके चलेंगे, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी कितना है, u1 है। फिर आगे लिखा है इफ द 0.1 kg बॉल रीबाउंड एट 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। ये जो बॉडी है ना जिसका मास 0.1 kg था, ये क्या होता है, टकराने के बाद रीबाउंड हो जाता है। रीबाउंड होने के बाद उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो 1/3 हो जाती है उसकी ओरिजिनल स्पीड के।
मतलब ये है कि जैसे ये इनमें कलिजन हुआ, तो कलिजन होने के बाद क्या होता है, ये जो ए बॉडी है ये रीबाउंड हो जाती है, मतलब इस तरफ चलने लग जाती है, ठीक है। बी बॉडी के बारे में तो हमें पता नहीं है, ये रीबाउंड हो जाती है। तो इसका तो ये इनिशियल वेलोसिटी u1 था, तो इसका जो इसे v1 बोला जाता है, इसे v2 बोला जाता है। तो v2 तो हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें तो v1 के बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 1/3 हो जाती है उसकी ओरिजिनल स्पीड के। तो ये जो v1 है ये कितना हो जा रहा है, 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, u1 थी, इसका 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है आपका, u1 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो रीबाउंड हो गया है, मतलब ये इसकी डायरेक्शन पहले इधर थी, अब इधर हो गई डायरेक्शन, मतलब ये जो v1 है ये नेगेटिव हो गया है, ठीक है, नेगेटिव u1/3। बस ये साइन का ही ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं देना। फॉर्मूले तो आप लर्न कर सकते हो, लेकिन अगर आपने गलत साइन पुट कर दिए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव u1/3 आएगा, ठीक है, नेगेटिव u1/3। अब देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे मास फाइंड करना है इस बॉल का, ये जो बी बॉल है इसका मास हमें फाइंड करना है। तो अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे, देखो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे v1 वेलोसिटी दे रही है ना, तो v1 का ही फॉर्मूला हम यहाँ पे लेंगे। अगर v2 दी होती तो v2 का फॉर्मूला हम लिखते। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों, पर कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके बाद जो आपका कलिजन इन 2 डायमेंशन है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है। तो देखो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m1 माइनस m2, ये हो जाएगा आपका u1 2 m2 u2, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, m1 प्लस m2। अब देखो v1 कितना दे देगा, नेगेटिव u1/3, तो नेगेटिव u1/3, m1 कितना दे देगा 0.1 kg, फिर माइनस m2 तो हमें फाइंड करना है, इंटू u1 u1 हमें गिवन नहीं है तो u1 को हम u1 ही लेंगे, ठीक है, प्लस 2 m2 हमें फाइंड करना है, और u2 कितना दे देगा 0 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 है आपका 0.1 kg, और ये m2 तो हमें फाइंड करना है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, नेगेटिव u1/3, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 0.1 u1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस m2 u1, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये तो फाइनली 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 0.1 प्लस m2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए u1 के साथ, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 को u1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव 0.1 u1, फिर इस u1 को इस m2 के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस u1 m2, फिर इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3 u1 माइनस 3 m2 u1, ठीक है। अब देखो ये u1 है, ये भी u1 है, तो इसे एक तरफ कर दीजिए, ठीक है, तो ये माइनस 0.u1 ये इधर आएगा, तो ये माइनस 0.3 u1 इज इक्वल टू माइनस 3 m2 u1, ये इधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा u1 m2 ये भी u1 m2 है, एक ही चीज है दोनों। अब देखो यहां पे ये हो जाएगा नेगेटिव 0.4 u1 इज इक्वल टू, ये -3 है और ये 1 है, ठीक है, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 m2 u1। समझ में आ रहा है ना, m2 u1 है, ये भी m2 u1 ही है, बस मैंने इसे आगे पीछे लिख दिया, एक ही चीज है वो। अब देखो यहां पे क्या होगा आपका, ये माइनस से माइनस तो आपका कट जाएगा, आपको m2 फाइंड करना है, तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.4 u1 डिवाइडेड बाय 2 u1, तो u1 से u1 भी कट जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका 0.4 डिवाइडेड बाय 2। अभी देखो डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये हो गया आपका 4/20, फिर यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 आएगा तो 22 = 40 हो जाएगा, तो ये मास कितना आया आपका 0.2 kg आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, देखो यहीं पे देखो यहाँ पे केस फर्स्ट है, ठीक है, कुछ केसेस हैं यहाँ पे, केस फर्स्ट ये है आपका, केस सेकंड भी है आपका, केस थर्ड एंड फोर्थ भी है आपका, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ भी है ये, ठीक है। थोड़ा इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल है बाकी कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, when masses of two bodies are equal m1 is equal to m2 is equal to m, find the velocity of a ball after collision। मान लो ये a बॉडी है और ये b बॉडी है, दोनों के मास अगर सेम है, ये भी इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन अगर कर रही हैं, दोनों के मासेस अगर सेम है, देन क्या होगा। देखो समटाइम्स एमसीक्यूज आ जाते हैं, फिर एमसीक्यूज अगर आते हैं तो आप कब तक इसे कैलकुलेट करते रहोगे। कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं जहां पे आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आसानी से आंसर बता सकते हो, बिना सॉल्व किए भी आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है।
देखो ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, दोनों का मास क्या है, सेम है। ये m1 मास है, ये m2 मास है, लेकिन ये भी m के ही इक्वल है, ये भी m के इक्वल है, दोनों का मास सेम है। ये u1 वेलोसिटी से चल रही है, ये u2 वेलोसिटी से चल रही है, तो इनमें क्या होता है, कलीजन होता है। यहाँ पे कलीजन अगर हुआ है तो इसका मतलब u1 ग्रेटर है u2 से। अब कलीजन होने के बाद क्या होगा, देखो हमें ये v1 वेलोसिटी को फाइंड करना है कि ये v1 वेलोसिटी कितना होगा। बच्चों होता क्या है कि जब दो बॉडी सेम मास की होती है ना, तो जब ये ए बॉडी बी बॉडी से टकराती है तो होता क्या चीज है कि ये जो ए बॉडी की वेलोसिटी होती है ना, वो इस बी बॉडी को मिल जाती है। अरे ये जो बी बॉडी की वेलोसिटी होती है ना, वो इस ए बॉडी को मिल जाती है। मतलब जो वेलोसिटी होती है ना, वो इंटरचेंज हो जाती है। बस शर्त यह है कि दोनों का मास सेम होना चाहिए और दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन भी करनी चाहिए। अब सपोज करके इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो इसमें कलीजन करेगा, तो कलीजन होने के बाद क्या होगा, ये जो ए बॉडी का जो v1 वेलोसिटी है ना, ये जो v1 वेलोसिटी है इस u1 के बराबर हो जाता है। ये जो v1 है इस a बॉडी का आफ्टर कलीजन जो वेलोसिटी होगा वो, सॉरी u1 बोल रहा हूं, इस u2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये जो v1 वेलोसिटी है, मतलब इसका जो वेलोसिटी था ना, इसका जो यहाँ पे का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो इस b बॉडी का जो वेलोसिटी है वो इसे मिल जाएगा, और इस b बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी होगा ना, वो इसका वेलोसिटी से मिल जाएगा। देखो इसे प्रूफ करके बताता हूं अभी। देखो हमारे पास v1 का फॉर्मूला ये है m1 माइनस m2 u1, ये फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, हमें इसका v1 वेलोसिटी फाइंड करना है आफ्टर कलीजन। तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो m1 माइनस m2 है, तो m1 इज इक्वल टू m है, m2 इज इक्वल टू भी m है, तो यहाँ पे m आ जाएगा, m माइनस m, ये u1 है, यहाँ पे m2 की जगह में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, ये 2m और ये u2। ध्यान से देखना इसे, तो m1 प्लस m2, तो m1 भी m है, ये भी m है, तो ये m प्लस m हो जाएगा। तो फाइनली v1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका, देखो ये तो m से m तो कट गया, तो 0 इंटू u1 तो 0 हो जाएगा, तो ये बचा आपका 2m u2 डिवाइडेड बाई 2m, तो 2m से 2m कट जाएगा, तो v1 किसके इक्वल आ गया, u2 के इक्वल आ गया। तो v1 किसके इक्वल आ गया, u2 के इक्वल आ गया। इसीलिए तो मैंने बोला था, मान लो इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है, तो जैसे ये कलीजन करेंगे तो कलीजन करने के बाद ये जो a बॉडी थी जिसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी चेंज हो जाएगी। अब इसकी जो v1 वेलोसिटी है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगी, u2 के इक्वल हो जाएगी, इस वाली के इक्वल हो जाएगी। मतलब जब ये टकराती हैं तो ये b बॉडी क्या करती है, अपनी वेलोसिटी इसको दे देती है, और ये a बॉडी क्या करती है, अपनी वेलोसिटी इसको दे देती है। तो यहाँ पे ये जो a बॉडी थी, a बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी हो u2 के इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई, मतलब b ने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी, ये है कहने का मतलब। लेकिन दोनों का मास भी सेम होना चाहिए, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन भी करनी चाहिए। अब देखो इसे भी प्रूफ कर लेते हैं। यहां पे क्या होगा, जब इनमें कलीजन होगा तो ये जो v2 होगा ना, इसका v2 हमें यहां पे फाइंड करना, तो इस b बॉल का जो v2 होगा वो इस u1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे प्रूफ करते हैं कैसे हो जाएगा u1 के इक्वल। देखो यहां पे भी व्हेन मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल, दोनों का मास इक्वल है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ b आफ्टर बी बॉल आफ्टर कलीजन। यहाँ पे बॉल लिखा है, मैंने बॉल नहीं लिखा होना चाहिए, बी बॉडी होना चाहिए। ठीक है, बॉडी मतलब कोई सी बॉडी हो सकती है, एटम हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। तो हमें उस बी बॉडी का क्या करना है, आफ्टर कलीजन वेलोसिटी बताना है। तो देखो अगर दोनों के मास सेम है तो क्या होगा, देखो m2 m1 है ना, तो m2 की जगह में भी m आ जाएगा, m1 की जगह में भी m आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है। u2 ये 2m u1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये m प्लस m आ जाएगा, तो ये तो कट जाएंगे, तो u2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2m u1 डिवाइडेड बाय 2m m प्लस m 2m हो गया, तो ये कट जाएगा, तो v2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका u1 हो गया। तो ये जो v2 वेलोसिटी है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी। मतलब इस a बॉडी ने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी और इस b ने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी, मतलब उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। देखो होता क्या चीज है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस अंडरगो इलास्टिक कलिजन, देन देयर वेलोसिटीज आर जस्ट इंटरचेंज। ठीक है, वो बदल जाती है, मतलब एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाती हैं, आर जस्ट इंटरचेंज्ड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, यहां पे कह रहा है कि व्हेन मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल, दो बॉडी हैं, जैसे ये a बॉडी है, ये b बॉडी है, दोनों का मास क्या है, सेम है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, बट बॉडी b इज एट रेस्ट। लेकिन ये जो b बॉडी है ना, ये b बॉडी रेस्ट में, मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है। बस ये a बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, इसके पास u1 वेलोसिटी है, u1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, दोनों के मासेस भी सेम है, बस ये जो b बॉडी रेस्ट में।
हमें क्या करना है, इस v1 वेलोसिटी को फाइंड करना है, v2 को भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले v1 को फाइंड कर लेते हैं। तो v1 को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है m1 माइनस m2 u1 टू m2 u2 m1 प्लस m2। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो m1 इज इक्वल टू m है, m2 इज इक्वल टू भी m है, तो m1 की जगह में भी m आ जाएगा, m2 की जगह में भी m आ जाएगा। u1 तो हमें गिवन है, u1 तो u1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे m2 की जगह में m आ जाएगा, और u2 कितना है, देखो ये जो u2 वेलोसिटी है ये तो रेस्ट में है, तो u2 की जगह में b बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है, तो u2 का मतलब b बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी ये 0 है, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो m1 की जगह में m, इसकी जगह में भी m। अब देखो इसे आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये 0 इंटू u1 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 इंटू m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2m, तो 0 अपॉन 2m कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों बॉडी सेम मास की हैं, ये किसी वेलोसिटी से अगर आ रही है, ये किसी वेलोसिटी से अगर आ रही है, और ये अगर रेस्ट में है, तो जैसे ये इससे जाकर के टकराएगी ना, तो ये जो ए बॉडी है इसके पास वेलोसिटी देना, ये अब रेस्ट में आ जाएगी, ये ए बॉडी रेस्ट में आ जाएगी और ये मोशन करने लग जाएगी। बी क्या करने लग जाएगी, मोशन करने लग जाएगी, लेकिन ये जो ए बॉडी है ना ये रेस्ट में आ जाएगी। तभी तो इसका v1 वेलोसिटी कितना आ रहा है, 0 मीटर पर सेकंड आ रहा है। इसने क्या किया, ये देखो हुआ यहाँ पे भी सेम वही हुआ है, ये रेस्ट में था ना, तो इस b ने क्या किया, अपनी वेलोसिटी इस a को दे दी, इसीलिए ये रेस्ट में आ गया। अब होगा क्या, अगर हमें v2 फाइंड करना होगा तो क्या होगा, ये जो a बॉडी होगा ना, a बॉडी अपनी वेलोसिटी इस b बॉडी को दे देगा, तो इस b बॉडी की जो v2 वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, u1 के इक्वल हो जाएगी। तो हम इसे यहाँ पे भी प्रूफ करेंगे, तो v2 इज इक्वल टू u1 हो जाएगा। तो v2 का अगेन आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है m2 माइनस m1 u2, ये फॉर्मूला लिख दिया। तो m2 तो m है, m1 भी m है, u2 मतलब इसका वेलोसिटी कितना था, 0 था, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर ये 2m1 की जगह में m आएगा, ये u आएगा, ये m प्लस m आ जाएगा, तो ये v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ये तो कट करके तो 0 हो गया, ये 2m u1 हो गया, ये m प्लस m 2m हो गया, तो ये 2m से 2m कट जाएगा ना, ये 2m से 2m कट जाएगा, u1 आ गया, तो v2 इज इक्वल टू u1 हो गया। यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी वेलोसिटी इंटरचेंज ही हुआ है, इसका वेलोसिटी 0 था, तो इस कलिजन के बाद क्या हुआ कि ये जो a बॉडी है, a बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन इस b बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, इस u1 के बराबर हो गई। इसकी जो v2 वेलोसिटी थी वो u1 के बराबर हो गई, v2 इज इक्वल टू u1। अब देखो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, केस 4 है आपका, व्हेन टारगेट बॉडी b इज एट रेस्ट। मान लो ये a बॉडी है, a बॉडी के पास वेलोसिटी है u1, और ये जो b बॉडी है ना, ये जो टारगेट बॉडी है, मान लो इसे टारगेट करना है, इस a बॉडी को b बॉडी में जाकर के कलीजन करना है, ठीक है। लेकिन ये जो टारगेट बॉडी b बॉडी है इस एट रेस्ट, ये रेस्ट में, मतलब इसकी u2 वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, रेस्ट में, एंड इज वेरी वेरी हैवी। लेकिन इसका जो मास है ना, जो m2 मास है वो वेरी वेरी हैवी है। बच्चों वेरी वेरी हैवी का मतलब ये जो m2 मास है ये m1 से वेरी वेरी हैवी है। तो वेरी वेरी हैवी का मतलब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं, वेरी वेरी हैवी का मतलब ये है कि इसका मास इतना ज्यादा हमने यहां पे ले रखा है कि इसके मास के सामने हम इसके मास को नेग्लिजिबल लेंगे। कहने का मतलब यह है, अगर मान लो इसका मास 0.01 kg है, सपोज, और इसका मास अगर मान लो 2000 kg के बराबर होगा, तो ये जो 2000 kg है ये इस वाले मास से बहुत ज्यादा है। तो ये वाला जो मास है ना, हम इसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसके सामने, इस बी बॉडी के सामने इसका मास जो है, ए बॉडी का मास हम नेग्लिजिबल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मास बहुत कम है, बहुत ही कम है। इसीलिए लिखा है भाई यहाँ पे कि ये जो m2 मास है, ये जो बॉडी रेस्ट में, इसका मास अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा हैवी है, देन क्या होगा, देन हमें क्या करना है, ये जो m1 बॉडी है ना, अगर इसका मास इसके सामने नेग्लिजिबल है तो हमें इस m1 मास को 0 की तरह लेना है, ठीक है। क्योंकि इसके सामने बच्चों मान लो अगर जैसे ये 2000 kg है, अब मैं 2000 kg को अगर मैं इस kg के साथ ऐड करता हूं इसे, तो मान लो ये कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन हम उसे राउंड ऑफ में अगेन 2000 kg भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके हम इसे लिखा जा सकता है। इसीलिए हम इसके मास को यहाँ पे 0 कंसीडर करेंगे। इसके सामने जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसे हम 0 कंसीडर करेंगे, नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे इसे, ठीक है, नेग्लिजिबल लेंगे। अब पूछा हमसे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एंड बी बॉडी आफ्टर कलीजन। हमें देखो इन दोनों में कलीजन होगा, ये तो बी तो रेस्ट में था, इनमें कलीजन होगा। अब जब ये ए बॉडी इसमें जाकर के टकराएगी ना, तो ये बी बॉडी तो टकराने के बाद भी रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा हैवी है।
क्या इसके पास जो मोमेंटम था, क्या इसका मोमेंटम इसे आगे वेलोसिटी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इस बी बॉडी के पास वेलोसिटी आएगी ही नहीं। ये बिफोर कलीजन भी रेस्ट में थी, आफ्टर कलीजन भी रेस्ट में ही रहेगी। बस होगा क्या कि ये जो ए बॉडी थी, ए बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन करी थी, जैसे इससे कलीजन करेगी तो रीबाउंड हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। तो v2 वेलोसिटी तो जीरो ही रहने वाली है, इसे भी अभी हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे v2 को देखो जीरो प्रूफ करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन ये जो v1 है, v1 को हमें फाइंड करना है कि v1 कितना रहेगा, ठीक है। देखो v1 क्या होगा, v1 जितनी वेलोसिटी से ये बिफोर कलीजन इधर आ रहा था ना, टकराने के बाद भी इसका जो v1 वेलोसिटी है ना वो इतना ही रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये जो v1 है वो नेगेटिव u1 के बराबर हो जाएगा। मतलब जितनी वेलोसिटी से ये आ रहा था, टकराने के बाद उतनी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, बस उसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, बस यहाँ पे नेगेटिव u1 आ जाएगा, ठीक है। तो v1 जो इसकी जो न्यू वेलोसिटी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना इस ए बॉडी की, वो कितनी हो जाएगी? नेगेटिव u1 हो जाएगी। बस देखो कैसे करेंगे इसे। v1 का फॉर्मूला आपका ये है, इतना आपको पता है। तो v1 इज इक्वल टू, देखो यहां पे m1 और m2, देखो यहां पे m1 और m2, यहां पे हमने क्या लिखा है, देखो ये जो m2 है m1 से बहुत ज्यादा ग्रेटर है, बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है। अब अगर ये जो आपका m2 है, m2 अगर इससे बहुत ज्यादा ग्रेटर है, तो जब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, तो सब्ट्रैक्शन में हमें इसे m2 को ही लिखना है, यहाँ पे नेगेटिव m2 ही लिखना है। देखो जैसे यहाँ पे m1 माइनस m2 हमने किया, मान लो ये वैल्यू है आपकी 0.001 kg है, और मान लो ये आपकी 10,000 kg है, 10,000 kg है। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू तो आपकी नेगेटिव में आएगी, लेकिन वैल्यू आपको इस m2 के ही बराबर लेनी है, क्योंकि बच्चों इस मास को हम नेग्लिजिबल लेंगे। मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि इस m1 मास को हमें नेग्लिजिबल लेना है, जीरो के बराबर कंसीडर करना है हमें इसे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बुक में ऐसा लिखा है, बुक में भी इसे जीरो ही ले रखा है। तो हमें इसे m1 मास को जीरो लेना है, क्योंकि ये m1 मास जो है बहुत इसके सामने नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसे जीरो ले रहे हैं। तो m1 को अगर मैं यहाँ पे जीरो ले लूंगा तो ये नेगेटिव m2 बचेगा यहाँ पे, इनटू ये u1 भी आएगा यहाँ पे, फिर ये 2m2 आएगा, तो u2, ये तो u2 तो क्या था, जीरो था, ये तो गिवन है, ये तो रेस्ट में था बी बॉडी, तो ये तो जीरो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना आएगा। देखो ये m2 मास बहुत ज्यादा है, इसे हमें जीरो लेना है, इसे नेग्लिजिबल मान रखा है ना हमने, तो इसे हमें जीरो लेना है। तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, अगेन m2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू नेगेटिव m2 u1 डिवाइडेड बाय m2। तो ये देखो आपका m2 से m2 कट जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू क्या आ गया, नेगेटिव u1 आ गया। मतलब ये जो a बॉडी है, a बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, u1 के ही बराबर रहेगा, बस उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये रीबाउंड हो जाएगी, इस डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगी, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव u1 आ रखा है। अब देखो v2 कैसे फाइंड करेंगे। ये जो b बॉडी का जो v2 वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, ये पहले भी रेस्ट में था, अभी भी ये रेस्ट में रहेगा, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा हैवी था, ये मोशन नहीं करने वाला, कलीजन के बाद भी ये मोशन नहीं करेगा। तो देखो v2 का हमने ये फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, v2 इज इक्वल टू m2 लिखा, m1 को तो हमें जीरो लेना है, इसके मास को तो हमने नेग्लिजिबल मान रखा है, तो ये m2 माइनस m1 कितना हो जाएगा, m2 ही हो जाएगा। फिर u2 तो आपका जीरो दे रखा है यहाँ पे, ये u2 जीरो दे रखा है, तो ये जीरो हो जाएगा। ये 2m1 u1 डिवाइडेड m1 प्लस m2 कितना होगा आपका, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 ही होगा, क्योंकि इस मास को हमने नेग्लिजिबल मान रखा है, तो इनका एडिशन भी m2 के ही बराबर आएगा, ठीक है। तो ये m2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये v2 इज इक्वल टू, ये तो जीरो है, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों, ये जो m1 मास है, इस m1 मास को भी हमने नेग्लिजिबल मान रखा है। देखो m1 कितना है यहाँ पे, देखो m1 को हमें जीरो लेना है, तो यहाँ पे m1 को भी जब मैं जीरो लूंगा तो जीरो इंटू u1 कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो अपॉन m2 इज इक्वल टू, ये जो m2 है, ये जो m2 मास है, ये तो m2 रहेगा, तो जीरो अपॉन m2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। v2 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे केस 4 है। केस 4 में क्या कह रहा है, व्हेन टारगेट बॉडी बी इज एट रेस्ट। मान लो ये ए बॉडी है, ये तो u1 वेलोसिटी से चल रही है, ये बी बॉडी यहाँ पे रेस्ट में, इसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड है। लेकिन बच्चों इस बार क्या है, ये जो बी बॉडी है ना, बी बॉडी का मास बहुत कम है और इस ए बॉडी का मास बहुत ज्यादा है। मतलब इस बार हमें क्या करना है, इस बी बॉडी के मास को जो है नेग्लिजिबल मानना है, मतलब जीरो मान करके चलना है, ठीक है। मास तो है इसके पास, लेकिन इसके कंपैरिजन में बहुत कम मास है इसका, इसलिए हम इसके मास को जीरो की तरह ले रहे हैं, जीरो कंसीडर कर रहे हैं। ये है कहने का, मास तो है लेकिन इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड हैज नेग्लिजिबल मास। बी जो बॉडी है वो रेस्ट में है, ए बॉडी बहुत हैवी बॉडी है, और ये हैवी बॉडी अगर किसी बहुत हल्की बॉडी से जाकर के टकराएगी तो क्या होगा, बस ये हम यहाँ पे मतलब विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखो m1 का जो मास है वो m2 से बहुत ज्यादा ग्रेटर है, ठीक है, इसीलिए यहां पे दो ग्रेटर के साइन लगा रखे हैं। हमें क्या करना है, ये पुटिंग m2 इज इक्वल टू 0 लेना है। इसका जो m2 मास होगा इसे हम इसे 0 की तरह कंसीडर करेंगे इसके कंपैरिजन में, समझ रहे हो। अब देखो हमें क्या करना है, कलिजन, जब ये दोनों कलिजन करेंगे तो हमें यहाँ पे की वेलोसिटी बतानी है। तो कलिजन करने में क्या होगा, ये जो ए बॉडी है, ए बॉडी के पास तो वेलोसिटी थी, ये भी इधर मोशन करेगी, और ये तो बहुत हल्की बॉडी है, ये भी इधर मोशन करेगी, ये तो बहुत छोटी बॉडी है, ठीक है, बहुत ही छोटी बॉडी है ये, इसका मास नेग्लिजिबल है, मास हमने इसका 0 लेना है, इसका मास तो बहुत ज्यादा है, तो ये भी मोशन करेगी, ये भी मोशन करेगी। अब देखो होता क्या है बच्चों, जब इतनी हैवी बॉडी इस लाइट बॉडी के साथ बहुत हल्की बॉडी से टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितनी वेलोसिटी से आ रही थी ना, टकराने के बाद भी इसकी वेलोसिटी वही रहेगी। देखो v1 इज इक्वल टू u1 आ गया, इसका जो फाइनल वेलोसिटी था वो इस u1 के ही इक्वल रहेगा, v1 इज इक्वल टू u1 आ गया। देखो फॉर्मूला हमने ये लिखा, v1 का फॉर्मूला लिखा, तो v1 इज इक्वल टू ये m1 माइनस m2, तो ये जो m1 मास है ये तो बहुत ज्यादा है इससे, इस m2 से, तो m2 को हमें क्या लेना है, 0 लेना है, तो ये m1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा, यहाँ पे u1 आ जाएगा, ये 2m2 और u2 तो कितना दे रहेगा, 0 दे रहेगा, तो ये 2m2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना आएगा, m1 ही आएगा। m2 देखो यहाँ पे ये जो m2 है ना, m2 बहुत हल्की बॉडी है, तो हमें इसके मास को 0 कंसीडर करना है, सब बुक में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। m2 मास को हमें नेग्लिजिबल मास लेना है, तो 0 लेना है हमें इसे। m2 को अगर मैं 0 लूंगा तो m1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v1 इज इक्वल टू ये m1 u1, ये तो 0 हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय m1 से m1 कट गया, तो v1 इज इक्वल टू u1 आ गया, समझ रहे हो इसे। अब देखो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, v2 भी फाइंड करना हमें, कि टकराने के बाद जब ये a इस b से जाके टकराएगा, इस b से जाकर के टकराएगा, तो इस b की वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, ये जो b की ये जो b बॉडी है ना, इस b की जो v2 वेलोसिटी होती है वो 2u1 के बराबर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इतनी हैवी बॉडी अगर किसी लाइट बॉडी से जाकर के टकराएगी, ये b बॉडी है, इससे जाके टकराएगी, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा ना वो पता है कितना हो जाएगा, इस u1, ये जो u1 था इस u1 से दुगना हो जाता है। ये जो ये जो लाइट बॉडी है ना, ये दुगनी वेलोसिटी से भागने लग जाती है आगे, ठीक है। देखो इसे प्रूफ करते हैं, यहाँ पे देखो v2 इज इक्वल टू 2u1 आ रखा है, कैसा है देखो, v2 का फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है, अभी पीछे डिराइव किया था, तो v2 इज इक्वल टू ये m2 माइनस m1 है, तो m2 माइनस m1 लिखा, u2 तो क्या है 0 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये फाइनली तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये 2m1 u1 लिखा, m1 प्लस m2 मैंने आपको बताया, m1 प्लस m2 हमें कितना लेना है बच्चों, यहाँ पे ये m1 मास बहुत ज्यादा है, m2 को हमें 0 लेना है, तो m1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, m1 ही हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 तो कितना आ गया, m1 ही आ गया, तो यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो गया, ये 2m1 u1 हो गया और ये m1 हो गया, तो देखो ये हो गया आपका 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1, ये m1 से m1 कट जाएगा, v2 इज इक्वल टू 2u1 आ गया। इसका मतलब यह है कि कोई बहुत हैवी बॉडी अगर किसी लाइट बॉडी से जाकर के टकराती है, तो उस लाइट बॉडी, ये जो बी बॉडी है ना, जो बहुत हल्की बॉडी है, जिसका मास हमने नेग्लिजिबल ले रखा है, इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो ए बॉडी की जो वेलोसिटी थी ना, जो u1 वेलोसिटी, उससे भी दुगनी हो जाती है, दुगनी 2 टाइम्स हो जाती है, मतलब ये बहुत तेज वेलोसिटी से आगे भागने लगेगा, ठीक है। और ये जो ए बॉडी ये पीछे रह जाएगी, ये आगे भागने लग जाएगी, इससे ज्यादा वेलोसिटी मिल जाएगी। इस ए बॉडी की वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी टकराने के बाद भी, लेकिन इसकी दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, ओके।